नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज समाजवादी पार्टी ने पूरी सक्रियता के साथ कार्यक्रम किए। अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड की यात्रा की और वहां पर तमाम दुनिया के सवाल जवाब पत्रकारों के द्वारा पूछे गए, उनके जवाब दिए। और ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने तो लोकसभा में ऐसा मुद्दा उठा दिया जो किसानों से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और किसानों के लिए जो बजट दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में जो बजट दिया जाता है, उस बजट को दूसरी जगह खर्च किया जा रहा है। इस पर जो गंभीर मुद्दा उन्होंने उठाया, तो हम ये सारे बातें हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। और आपको एक सलाह है मेरी कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैं अब चलता हूँ रामजीलाल सुमन का वीडियो जो लोकसभा में भाषण दिया वो उसे दिखाते हैं। उसके बाद फिर हम अखिलेश यादव जो बुंदेलखंड की यात्रा पर गए और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए वो दिखाएंगे। हम विनियोग विधेयक 2025 पर चर्चा कर रहे हैं। उपसभापति जी, मैं विनम्रतापूर्वक ये आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे बजट में किसी भी योजना के लिए कितना पैसा आवंटित हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कितना पैसा खर्च हुआ। और अमूमन देखने में आता है कि जो बजट बनता है उस बजट का अधिकांश हिस्सा खर्च नहीं हो पाता। उपसभापति जी, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार ही एकमात्र तंत्र है। और देखने में आता है कि राज्य सरकार कभी कभी इस योजनाओं में पैसा खर्च नहीं करती और दूसरी योजनाओं में उस पैसे को खर्च कर दिया जाता है। ये बहुत गंभीर मामला है उपसभापति जी, और मैं आपके मार्फत ये निवेदन करना चाहूंगा कि कोई ऐसा तंत्र विकसित होना चाहिए जो ये देखे कि राज्य सरकारों को जो पैसा खर्च भेजा गया है उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तंत्र आज तक विकसित नहीं हुआ। और इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि जो पैसा खर्च नहीं हुआ उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। उपसभापति जी, कृषि के बारे में कहा गया कि साहब सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। मैं आपसे मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में किसानों की परेशानियां बढ़ी हैं और जो योजनाएं बनी है किसानों के लिए वो योजनाएं जमीन पर नहीं उतरी। खाद ब्लैक में मिलता है और ट्रैक्टर समेत जितने भी यंत्र हैं उन सब पर जीएसटी लगी हुई है। आज मैं आपके मार्फत निवेदन ये करना चाहूंगा सभापति महोदय कि किसानों की जो फसल का नुकसान होता है उसके बारे में सरकार ने कहा कि हम किसान फसल बीमा करते हैं, लेकिन इस बार बजट में जो आवंटन हुआ है किसान फसल बीमा का वो राशि बहुत कम है। जहां तक उत्तर भारत का सवाल है सभापति जी, उत्तर भारत में ये पशुओं का आतंक है और उसका परिणाम ये है कि ये जो हमारे पशु हैं वो किसानों के खेत को उजाड़ देते हैं, किसानों के ऊपर हमला करते हैं जिससे किसान मर जाता है। किसान की फसल का किसान का जो नुकसान ये हमारे पशु करते हैं उसका किसान की कोई भरपाई नहीं होती। दूसरा मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि किसान खेती पर करने जब जाता है और ये हमारे पशु जब उस पर हमला करते हैं उसको कोई पैसा नहीं मिलता। उपसभापति जी, एक किसान दुर्घटना बीमा चलती है उत्तर प्रदेश में और उसमें यह होता है कि किसान काम करने के समय, खेती करने के समय यदि मर जाता है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपया दिया जाएगा। मैं आपके मार्फत ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पशुओं की वजह से जो किसान मारे जाते हैं उनको भी किसान दुर्घटना बीमा में शामिल करना चाहिए। सभापति जी, कृषि के अतिरिक्त पशुपालन और मत्स्य पालन भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं
और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए इस बार जो बजट है उस बजट में 80% की कमी की गई है। उपसभापति जी, हमारे देश में 30 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और आज हिंदुस्तान में जो तनाव है उस तनाव का प्रमुख कारण बेरोजगारी है। सरकार को व्यवस्थित तौर पर बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई नीति बनानी चाहिए जिससे देश की बेरोजगारी हल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री और मेरे 80-20 बोलने वाले योगी नहीं हो सकते। अगर 80-20 का कोई अगर मकसद है उनका हिंदू मुसलमान कराने का या हिंदू मुस्लिम की भाषा बोलने का, तो वो योगी नहीं है। जितना हमने किताबों में पढ़ा है, योगी वस्त्र से नहीं विचार से होता है। कल आप भी कपड़े पहन के आ जाओ तो हम योगी थोड़ी मान लेंगे आपको। योगी विचार से होता है। और योगी हमने इतना ही पढ़ा है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, माया में रह के माया से दूर हो, जिसको गुस्सा ना आता हो, जिसके अंदर नफरत फैलाने की बातचीत न हो, वो योगी होता है। अगर आपने कोई दूसरी परिभाषा पढ़ी हो तो हमें बता देना, हम अपनी परिभाषा में संशोधन कर लेंगे। अच्छा, वकील संशोधन को हटाने की मांग हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता और हमारी पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज सब लोगों को मिलाकर के जो हमारी संस्कृति रही है, हम जो मिली जुली संस्कृति के साथ गंगा जमुनी तहजीब, आपस में जो हम मिलकर के रहते हैं, जो हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दुनिया में कम देश होंगे जहां पर इतने धर्म, इतनी जाति के लोग एक साथ रह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को वो बनने इतिहास के पलटने चाहिए। स्वामी विवेकानंद और तमाम देश के महापुरुष, संत, महंत, साधु, विचारक, स्कॉलर्स, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने समय समय पर भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में कहा है। जहां स्वामी विवेकानंद जी को न केवल पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी भी इस बात के लिए मानती है और उनको याद करते हैं शिकागो की वो स्पीच। जिन भारतीय जनता पार्टी को नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी को जब आप इतना मानते हैं तो उन्होंने जो शिकागो में भाषण दिया था, जो सभी धर्मों के लोगों के बीच में जब कहा उन्होंने कि हम उस धर्म से, उस देश से आते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, जहां पर हर धर्म की, जो हमें धर्म टॉलरेंस सिखाता है। शायद हमारे भारत की संस्कृति यही है कि हमारे अंदर धैर्य है, टॉलरेंस है, और जो भी आया उसको अपना बना लिया या अपना बना करके उसको इस देश में शामिल कर दिया। बहुत सारे इतिहास के पन्ने हैं। एक इतिहास का वो भी पन्ना है कि जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारे समाज के, हमारे परिवार के, और न केवल हम लोग, देश और दुनिया में जो बहादुरी के नाम से छत्रपति शिवाजी महाराज को भी जानते हैं, उनके तिलक के इतिहास के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी कभी बताए कि उनके तिलक को कैसे और तिलक कैसे किया गया। ये हमारी सरकार 30 मार्का सरकार है। मरे कितने? 30। कमाया कितना नाव से? 30। सरकार के खजाने में व्यापार कितना हुआ? 10 गुना, 30 गुना 10,000 करोड़। 30 मार्का सरकार है। इसके बारे में भी तो आप बोलो। और प्रयागराज में अभी भी थानों में, पब्लिक प्लेसेस पर, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में और भी सार्वजनिक स्थल पर लगभग 1000 परिवार के लोगों ने अपने परिवार के खोए हुए लोगों के पोस्टर लगाए हैं। ये कोई जान न ले, कहीं न्यूज न चल जाए, इसीलिए जानबूझ करके ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिससे कुछ खबरों पर पर्दा गिरता रहे, पर्दा डाल दिया जाए। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने एंग्लो इंडियंस का जो काम कर रहे हैं, कोटा था लोकसभा विधानसभा वो खत्म कर दिया। एंग्लो इंडियंस का आरक्षण था, रिजर्वेशन था, सीटें थी, वो खत्म कर दिया। काले कानून लाए थे ये, किसानों की जान चली गई, अंतर्गत इन्हें काले कानून वापस लेने पड़े। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश से ही हिस्सा बना है उत्तराखंड।
हम और आप, और खासकर आप में से जो लोग हैं, एक दो लोगों को छोड़कर, एक दो लोगों को छोड़ करके कोई उत्तराखंड में जमीन नहीं ले सकता है। अगर कोई जमीन ले तो बता दो हमें, एक ले सकते हैं जमीन, और एक आध और होगा साथी। हम अगर लेना चाहें, आप लेना चाहो, जमीन नहीं ले सकते। ये कानून बन रहे हैं। और फिर नोटबंदी में जान चली गई। नोटबंदी के बाद बताओ भ्रष्टाचार बढ़ा के कम नहीं है। आप नहीं जानते भ्रष्टाचार आपके विभाग में कितना है। आपके विभाग में खुद है, और आपके साथ ही कोई न कोई बताता है कि आपके विभाग में भी भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का तो ऐसा है, और जाने जा रही हैं। आप बताइए कौन किस पे आरोप लगा रहा है। एक अधिकारी आरोप लगा रहा अधिकारी पर, कार्रवाई किस पे हो रही है। एक बच्ची का अभी बलात्कार हो गया, अभी एक प्रोफेसर पकड़े गए। तो न जाने होली पे कितनी हत्याएं हुई हैं। डीएसपी का घर जल गया। आप संभल पूछ रहे हो, मैं आपसे कहता हूं, आप बरेली का क्यों नहीं पूछते हो कि डीएसपी का घर जला दिया, सरकारी गाड़ी जला दी। मैं चाहूंगा वो सवाल आप पूछो, उसका जवाब मैं दूं। नहीं, एक तरफ हमारे देश के लोग अपमानित हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम पूरा बाजार उन्हें दे रहे हैं। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में है। मैं मोबाइल पे द नॉर्थ फेस देख रहा हूँ, वो भी उन्हीं का है। मोबाइल भी इसमें ज्यादातर उन्हीं के होंगे। ये तो चीन का दिखाई दे रहा है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना ध्यान नहीं देंगे, जो सपना दिखाया है कि हमारा भारत में मेक इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया का जो सपना पूरा नहीं हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि हम बाजार बन के रह गए। सब बाजार में चीजें आई जा रही हैं। तो कभी न कभी कोई न कोई तो सोचेगा कि हमारा देश मजबूत कैसे हो, अर्थव्यवस्था कैसे हमारी अच्छी हो, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, नौजवान के हाथ में नौकरी कैसे हो, रोजगार कैसे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि लोगों की इमोशन से कैसे खेला जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा, प्रचार कर दिया कि 144 वर्ष का बाद ये कुंभ हो रहा है, महाकुंभ, महा आयोजन हो रहा है। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम जानना चाहें, किसी एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से कुछ जानना चाहें कि ये पहली बार हो रहा है क्या, जितने भी कुंभ होते हैं वो सब 144 वर्ष के बाद होते हैं। कोई कुंभ ऐसा नहीं है जो 144 वर्ष के बाद ना होता हो। क्योंकि कब धरती बनी, कब ये हमारे प्लैनेट्स बने, कब यूनिवर्स बना होगा। और फिर सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था कुंभ का आयोजन। ये कह रहे हैं महाकुंभ, और शो ये कर रहे हैं इवेंट के थ्रू, अपने पैसे की ताकत से, अपने पत्रकार साथियों के दबाव बना करके कि ये कुंभ का आयोजन, या कुंभ भी इन्होंने शुरू किया है। कुंभ पहले नहीं होता था। बीजेपी के लोग ये प्रचार कर रहे हैं कुंभ तो अभी शुरू किया, इन्होंने शुरू किया है। ये भी बजट सत्र है। बजट सत्र में हमें उम्मीद जो थी देश के बजट से, वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई, मायूसी सी रही। प्रदेश क्या दे देगा नया। और जब प्रदेश की सरकार सब पैसा कुंभ में लगा देगी, जब सब पैसा कुंभ में लगा देंगे, तो फिर किसान के लिए क्या होगा। सबसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी खेती, किसान और उससे संबंधित अगर योजनाएं बनेंगी और उनकी मदद होगी, तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। आज बताइए किसान को क्या मिला। क्या गन्ने की कीमत बढ़ गई? क्या उनकी कीटनाशक दवाइयां सस्ती हो गई? खाद, डीएपी या और आवश्यकता की चीजें क्या किसान को मिल रही हैं? और ये वही सरकार है जिसने ये कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। जानवरों से तो खेती बचानी पड़ रही है, और कोई स्थान सरकार ने नहीं बताया जहां पर आय दोगुनी हो जाएगी। तो हमारे किसान की हालात क्या है। इसी तरह नौजवान भी बड़े पैमाने पे बेरोजगार हो रहा है, न नौकरी न रोजगार। और आपने देखा कि जो ये कहते थे कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, जो ये कहते थे कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, जो ये कहते थे कि हम 3 नंबर की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बन जाएंगे, जो ये कहते थे कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, क्या ये किसी देश ने अपने नागरिकों को ऐसे देखा होगा? आपको सुमन जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर लिखें। और बुंदेलखंड में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अखिलेश यादव ने, उस पर भी अपने विचार व्यक्त करें कि उन्होंने किस तरह से सारी चीज़ों को उठाया है।
आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह।